पिछली क्लास में आप सभी लोग दोलन देख रहे थे और दोलन में आप लोगों ने देख लिया था कि दोलन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ऑसिलेशंस हम देख रहे थे, तो इनमें से आपने 3 तरह के ऑसिलेशंस देखे थे या वाइब्रेशंस देखे थे। एक था फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन, जिसे हम मुक्त दोलन कहते हैं। दूसरा था हमारे पास डैम्पिंग ऑसिलेशन, जिसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं। और तीसरा था हमारे पास जिसे हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्पिंग ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में हम देख रहे थे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, जीरो था। डैम्पिंग ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स था, और वो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा था जो अवरोधक था, जो रेजिस्टिव फोर्स था, जो मोशन का अपोजिशन कर रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड जो है वो डाउन होता चला जा रहा था, वो भी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, हमारी प्रकृति में जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं जिनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उसकी मोशन को बढ़ाने के लिए नहीं लगाते हैं, सामान्यतया प्रकृति में उपस्थित सभी बल उस दोलनी गति को रोकने का प्रयास करते हैं। यानी सामान्य स्थिति में हम ये बात कह सकते हैं कि वो सब अवमंदित दोलन के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा था फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं प्रणोद दोलन। प्रणोद दोलन क्या है? प्रणोद दोलन की 2 स्थितियां होंगी। एक स्थिति वो होगी जिस स्थिति में मैं आपको बता भी रहा था, एक स्थिति वो होगी जिस स्थिति में कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही हो अपनी किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में, और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दें किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, या सॉरी किसी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का, और किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का लगा दें, तो वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो फोर्स अपनी फ्रीक्वेंसी ओवरलैप्ड कर दे और ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो जाए, इसे हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, प्रणोदित दोलन। इसे में एक दूसरी कल्पना भी आप कर सकते हैं, वो ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि फोर्स ऑसिलेशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं, उस स्थिति में जो आपने फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच कर जाएं, दोनों सिमिलर कर जाएं। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएं, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, इस स्थिति को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, यानी जो बाहरी आवृत्ति है उसका मान ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में इम्पल्स कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम अपने दर्शन में पढ़ते हैं कि साथी हाथ मिलाना, साथी हाथ बढ़ाना, या यूँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपकी विचारधारा के साथ किसी दूसरे की विचारधारा उसी तरह से मैच करती है, तो फिर वहाँ एक ऐसी ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है जिस ऊर्जा में हम स्वयं को ताकतवर महसूस करने लगते हैं कि नहीं, हाँ अब तो हम ये काम कर ही डालेंगे। तो वही हाल यहाँ भी है। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, जो ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का जब तालमेल, उस फ्रीक्वेंसी की जब संतुलन बाहरी बल जो लग रहा है और उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी है बल की, वो दोनों फ्रीक्वेंसी जब टैली कर जाएंगी तो अनुनाद पैदा होगा। और जब अनुनाद पैदा होगा तो अपरिमित ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है आयाम के बढ़ जाने के कारण। आप ये भी ध्यान रखें किस लिए हो जाती है? आयाम के बढ़ जाने के कारण। आयाम क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए आवेग का मान, इम्पल्स वहाँ पर बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण आयाम बढ़ जाता है। और आयाम बढ़ जाने के कारण एनर्जी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होने के कारण। तो इसे हम रेजोनेंस कहते हैं।
रेजोनेंस को अगर आप लोग ध्यान कर पा रहे हो तो हमने रेजोनेंस को भी दो भागों में बांटा था। एक हमारा शार्प रेजोनेंस था और दूसरा हमारा फ्लैट रेजोनेंस था। इसे हम लोग कह रहे थे सपाट अनुनाद, ठीक है। और इसे हम लोग कह रहे थे तीक्ष्ण अनुनाद। तीक्ष्ण अनुनाद का सीधा मतलब है कि अगर आप जरा सा भी एक्सटर्नल फोर्स जो आपने बाहरी बल लगाया है उस बल को अगर जरा से भी हटाए तो ये तुरंत इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट तुरंत डाउन हो जाए, तुरंत उसकी तीक्ष्णता घट जाए। इसे हम बोलते हैं तीक्ष्ण अनुनाद। और इसमें एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देने पर वो चीज़ अपने हिसाब से चलती रह जाती है। थोड़ा सा चेंज तो होता ही है लेकिन फिर भी चलती रह जाती है। ये वो परिस्थिति है जिसमें हम कहते हैं न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम वाली, कि ठीक है अगर आप हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमें थोड़ा प्रभाव पड़ेगा लेकिन हम गतिमान रहेंगे। तो ये है सपाट अनुनाद। और जिसमें सडनली चेंज पैदा हो जाए जरा सा फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर, उसे हम कहते हैं शार्प रेजोनेंस, तीक्ष्ण अनुनाद। इसी जगह पे मैं एक और चर्चा कर लेना चाहता हूँ। जब हम फोर्स ऑसिलेशन को पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं, जब हम एक फोर्स ऑसिलेशन को पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कि हमने कोई बाहरी बल लगाया है और उस बाहरी बल ने हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग करी है, जो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ हमारे जो बाहरी बल था उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी थी, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ ने जब मैच कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इसे हमने कहा है कि ये रेजोनेंस है, इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। इसे हम अनुनाद कहते हैं। लेकिन एक और कल्पना करके आप देखिए, वो कल्पना ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप इसके बारे में सोचिए, डैम्पिंग ऑसिलेशन जब हो रहे हैं, झूला आपने झुलाया और फिर झूला धीरे धीरे कम होने लगा, तो बाहर एक हम खड़े हैं और आपको फिर धक्का दे दिया, फिर आप झूलने लगे। हम जो फोर्स दे रहे हैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसका कोई ये तय नहीं है कि वो एक आवर्त के रूप में लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस हमने फोर्स लगा दिया है। आपका झूला ना रुके, आपके डैम्पिंग ऑसिलेशन क्रिएट ना हो, एक प्रॉपर ऑसिलेशन बना रहे, इसके लिए हमने फोर्स लगाया है। लेकिन वो जो हमने फोर्स लगाया है तगड़ा डिस्टर्ब। जी, अब उसके बारे में सोचिए जिसमें आप डैम्पिंग ऑसिलेशंस क्रिएट करा रहे थे, ऑसिलेशंस डैम्प थे। हम चाहते हैं कि ये डैम्प ऑसिलेशंस ना हो। हम ये नहीं चाहते कि इनकी हमारे फोर्स की कोई फ्रीक्वेंसी हो और वो उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करके रेजोनेंस पैदा कर दे, नहीं। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितना बाहरी अवरोधों के कारण जो डैम्पिंग क्रिएट हो रही है, जो अवमंदन पैदा हो रहा है, जो डिसिपेशन पैदा हो रहा है, उसे ख़त्म कर दें। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपका 1 रुपया खर्चा हो रहा है तो हम आपके गुल्लक में 1 रुपया डाल दें, आप नेचुरल बने रहें। इसमें और रेजोनेंस में थोड़ा फ़र्क समझने का प्रयास करिए। रेजोनेंस में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और बाहरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है। लेकिन जो डैम्पिंग ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उन डैम्प को उनको बंद करने के लिए हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, उसको उससे मैच होना चाहिए, नहीं। बस झूला थोड़ा रुक रहा था तो हमने और पुश कर दिया, बस इतना नॉर्मली हुआ है उसमें। तो ये बात है हमारी एक अलग प्रकार के दोलन की, और इस प्रकार के दोलन को हम लोग कहते हैं पोषित कंपन। पोषित कंपन का सीधा मतलब है जिसका पोषण किसी बाहरी फोर्स से हो रहा हो। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोषित कंपन में क्या बल का एक प्रॉपर में पीरियोडिसिटी में होना ज़रूरी है, तो आप कहेंगे नहीं, पीरियोडिसिटी में होना कोई ज़रूरी नहीं है।
कोई पीरियोडिसिटी आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़, क्या फ्रीक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। इस प्रकार का दोलन बस कहलाता है पोषित दोलन, पोषित कंपन। तो पोषित कंपन और अनुनाद के बीच का जो माइन्यूट डिफरेंस है, मुझे लगता है कि आपने उसे समझने का प्रयास किया होगा। इसके बाद हम लोग रेजोनेंस को कितने प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है हमारे आजकल के परिवेश में, उसके बेसिस पर अगर हम रेजोनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बेसिस पर अगर हम रेजोनेंस को बांटते हैं, तो हम रेजोनेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं। ध्यान रखना, पिछली बार टीजीटी में या पीजीटी में क्वेश्चन आया था, और जब हम पीजीटी के क्वेश्चंस कहते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो अगली बार का टीजीटी ही बनेगा। लगभग मैं बोल रहा हूँ, इसमें अतिशयोक्ति कोई नहीं है। इसलिए आप लोग जो बहुत हल्के प्रश्न हैं पीजीटी के, उन्हें कवर करने का प्रयास करिए और हम लोग करेंगे भी। तो यहाँ पे हमने कहा कि 3 प्रकार के हम लोग अनुनाद देखेंगे। एक हमारा अनुनाद होगा जिसे हम कहेंगे यांत्रिक अनुनाद। ये कौन सा अनुनाद है? जो किसी यंत्र के कारण पैदा हो जाए। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे मैकेनिकल रेजोनेंस। इसे हम बोलेंगे मैकेनिकल रेजोनेंस। दूसरा होता है हमारा ध्वनि अनुनाद। इसे हम बोलेंगे साउंड रेजोनेंस। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ट्यूनिंग फॉर्क आप लोग जानते हैं, स्वरित्र द्विभुज। फिजिक्स में आप लोगों ने 11th क्लास में सुना होगा स्वरित्र द्विभुज। ये कंपित करता है, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट करता है। वो पूर्ण रूप से जब बजता है, उसका जो साउंड बहुत श्रिल होता है, बहुत तीक्ष्ण साउंड होता है, वो एक्चुअली ध्वनि अनुनाद का उदाहरण है। उसको एक खाली बक्से में रखा जाता है, और मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, नहीं तो फिर विषयांतर हो जाएंगे। और अगला है विद्युत चुंबकीय अनुनाद। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें फ्रीक्वेंसी आपस में टैली कर जाती है। F = 1/2 π√LC। मोस्टली अनुनादी आवृत्ति का यही फार्मूला यूज होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में हमने आप सभी को बताया होगा थोड़ा बहुत। ये हमारा होता है प्रेरकत्व। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडक्टेंस। और ये हमारा होता है कैपेसिटेंस, धारिता, है ना। किसी भी एलसी सर्किट में रेजोनेंस की जब क्रिएटिविटी होती है, जब रेजोनेंस पैदा होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काम करती है F = 1/2 π√LC पर। इसी प्रोसेस में हमारे रेडियो काम करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि रेडियो में हमने जिधर उसका ट्यून किया उधर वो बजने लगा, है ना। 92 पॉइंट समथिंग बिग FM और रेड FM, वो ना जाने कौन कौन से FM, वो सब बजने लगे। तो एक ही रेडियो में इतने स्टेशंस का मैच होना, इसका मतलब ये है कि हमारे रेडियो पे तो हर तरह की फ्रीक्वेंसी रही है, लेकिन बजती कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जब आपका रेडियो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो पर बाहर से आ रही है, तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती हैं तो रेडियो बजना शुरू हो जाता है। ये है विद्युत चुंबकीय अनुनाद। आप जब उसमें जो स्टेशन मिलाने वाली वो चाबी है, जब आप उसे मूव कराते हैं, तो वो F = 1/2 π√LC के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और उसमें भी ये जो C है, रेडियो का वो जो ट्यूनिंग होता है, उसमें एक परिवर्ती संधारित्र लगा होता है, वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। और ध्यान रखना, मुझे एग्जैक्टली ये डाटा नहीं याद है, रेडियो की ट्यूनिंग में कितनी फ्रीक्वेंसी के कितनी धारिता के रेंज का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रश्न को भी हम चाहेंगे कि हम लोग जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे नोट करा देंगे, या आप लोग इसे सर्च करके लिख लीजिए। संभवतः वो 10 पिकोफैरड से 15 पिकोफैरड है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा होता है, तो आप इसे एक बार चेक कर लेना। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि सी चेंज होता है, जब आप उसे घुमाते हैं ना तो एक्चुअली सी चेंज होता है। तो जब सी चेंज होता है तो एफ चेंज होता है। और मान लीजिए किसी समय आपने जो उसमें क्रिएट करी है वो 92.5 हो गई और रेडियो भी 92.5 पर कोई स्टेशन चल रहा है, तो दोनों मैच कर गए, वही स्टेशन बोलने लग जाता है। ये है विद्युत चुंबकीय अनुनाद। इसी में अगर हम बात कर लें ध्वनि अनुनाद की, चलो उल्टे ही पढ़ते चलते हैं। जो हमारा ध्वनि अनुनाद है, ध्वनि अनुनाद में क्या होता है, साउंड रेजोनेंस में हम लोग साउंड का रेजोनेंस पैदा करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे आसपास से कोई वाहन निकल जाए, तो जब वाहन निकलता है तो उसकी कोई अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी हमारे घर में, हर वस्तु की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रहे, हर वस्तु की अपनी फ्रीक्वेंसी है। और इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि जब हम तरह तरह के किसी भी प्रकार का मंत्रोच्चार करते हैं तो किसी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसे कोई मानता हो अपनी दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में अपनी बाजार चलाने के लिए कुछ भी बोल देता हो, लेकिन ये विज्ञान प्रमाणित करती है कि हर बॉक्स के साइज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क बजाया गया, स्वरित्र द्विभुज, तो स्वरित्र द्विभुज की बहुत नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। स्वरित्र द्विभुज की बहुत नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बहुत मतलब धीरे बजता है, फ्रीक्वेंसी तो एक प्रॉपर होती है, बजता वो धीरे है। जब वो धीरे बजता है तो उसे हम एक खाली बॉक्स में भरते हैं, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, आयताकार बॉक्स, उसमें हम उसे भर देते हैं। जब हम उसमें भर देते हैं तो वो जो आयताकार बॉक्स सेट किया जाता है वो ठीक वैसा ही सेट किया जाता है कि उस बॉक्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उतनी ही हो जितनी की ट्यूनिंग फॉर्क की हो रही है। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाने के कारण साउंड रेजोनेंस पैदा हो जाता है और साउंड रेजोनेंस पैदा हो जाने के कारण उसकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। इसी तरह से कभी कभी आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग साउंड म्यूजिक्स में कभी कभी बारातों में जाते हैं तो जो डीजे बजते हैं उनकी जो बेस या उनका जो साउंड होता है उनमें एक अजीब प्रकार की कभी कभी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जो हमारे हार्ट पर अटैक मारती रहती है। ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। और अगर उसी समय कहीं हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी ठीक डीजे की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ऐसे ही क्या होता है, भवनों की फ्रीक्वेंसी, घरों की एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, और मान लीजिए कहीं पर किसी समय भूकंप आना है और भूकंप की कोई, अर्थक्वेक की कोई फ्रीक्वेंसी पहले नाप के तो रखता नहीं है कि इतने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन क्रिएट होगा। अक्सर हम लोग इस बात को देख लेते हैं कि कुछ घर गिर जाते हैं और कुछ घर नहीं गिर जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि भूकंप का आना और घर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये मैं इस पर बात कर रहा हूँ यांत्रिक अनुनाद पर। भूकंप का आना और घर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर घर भूकंप की फ्रीक्वेंसी से टैली कर गई तो वो घर गिर जाएगा। और अगर किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, किसी भी घर की फ्रीक्वेंसी भूकंप की फ्रीक्वेंसी से मैच एकदम नहीं कर रही है तो संभावनाएं कम है उस घर के गिर जाने की। ऐसे ही जब कभी हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरेगा तो हेलीकॉप्टर की जो फ्रीक्वेंसी साउंड की है अगर वो हमारे कमरे की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो खिड़कियां ब्रेक हो जाएंगी। कभी कभी हमारे सड़क के किनारे से वाहन आता है तो हमारे आसपास के गिलास वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, रखे हैं खाली तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। ये सब साउंड फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है। ठीक ऐसे ही अगर हम यांत्रिक अनुनाद की बात करें तो यहाँ यंत्रों के कारण, जैसे मान लीजिए आप कोई सेना की टुकड़ी पुल पार कर रही है मार्च करते हुए, तो जब सेना की टुकड़ी मार्च करेगी तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाएगी
और ब्रिज की, अगर ब्रिज पर चल रही है और ब्रिज की कोई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेना की टुकड़ी के द्वारा पैदा की गई फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो रेजोनेंस पैदा हो जाएगा, आयाम बढ़ जाएगा। इससे पुल के गिर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये तय नहीं है कि वो गिर ही जाएगा, वो तो आयाम की स्थिति पर डिपेंड करेगा। लेकिन कभी भी सेना को ये आदेश नहीं दिया जाता या कभी भी सेना को पुल पर मार्च करने के लिए नहीं कहा जाता है। ऐसे ही समझिए कि अगर किसी रेल पुल पर, मतलब किसी पुल पर, किसी ब्रिज पर रेल चल रही हो या कार चल रही हो, कुछ भी, तो रेल के पहियों की फ्रीक्वेंसी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, जाहिर सी बात है। यह कार के टायर की फ्रीक्वेंसी होगी, और ये फ्रीक्वेंसी अगर कहीं ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और आयाम बहुत बढ़ गए तो भी उस पुल के गिर जाने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर आयाम बढ़ जाने के कारण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से दोलन तथा कंपन कंप्लीटली चैप्टर फिनिश हो गया। अगला अध्याय हमारा शुरू होगा तरंग गति। तरंग गति का बस मैं थोड़ी प्रीफेस देता हूँ, भूमिका देता हूँ कि हमें तरंग गति में क्या क्या पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, देख लीजिएगा। वेव मोशन, जब हम कभी वेव को बांटते हैं तो पहली चीज़ तो हमें समझना चाहिए कि वेव दो टाइप की होंगी मोस्टली। एक होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होगी हमारी मैकेनिकल वेव्स। ऊपर वाली को हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और इन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। हमारे जो टॉपिक्स अब पढ़े जाएंगे उनमें मुख्यतः हम इन पर अपना काम कर रहे होंगे, यांत्रिक तरंगों पर। और यांत्रिक तरंगें मेनली दो भागों में बांटी जा सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्ध्य तरंग। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो बिना मीडियम के चल ही नहीं सकती हैं, ऑलवेज रिक्वायर्ड मीडियम। हमारे बीच में, जिसमें हमारी दैनिक दिनचर्या में दो विशेष प्रकार की तरंगों को हम लोग देखते हैं, एक की सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं, वो है हमारी प्रकाश तरंगे। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैकेनिकल वेव्स जो हम बोल रहे हैं, साउंड पहुंच रही है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यानी ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। और यांत्रिक में कौन सा हिस्सा है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक हैं। और यांत्रिक का कौन सा हिस्सा है? अनुदैर्ध्य। ये बहुत जानना जरूरी है। अब जब हम बोलते हैं तो हम देखते हैं कि सॉलिड में जल्दी हमारी चाल चली जाती है और किस में धीरे जाती है और किस में क्या होता है। तब हम वही पूरा चैप्टर हम लोग इसमें सीखेंगे, तरंग गति जिसे आप कह रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ क्रिएट हो सकती हैं? तरंग जो दूसरी बात, जब मैं इस पूरे टॉपिक को पढ़ा रहा हूँगा तो कई बार मैं केवल तरंग बोलूँगा जिसका सीधा मतलब होगा यांत्रिक तरंग से। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के आसपास पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साउंड वेव्स की स्पीड कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ कम हो जाएगी। बारिश में हम देखते हैं बड़ी ज़्यादा आवाज़ चली जाती है, गर्मियों में बहुत जल्दी सुनाई देता है, सर्दियाँ जैसे होती हैं वैसे हमारी आवाज़ धीरे जाना शुरू हो जाती है। यानी जाहिर सी बात है टेम्परेचर का सीधा असर है।
1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड साउंड की कितने मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, आदि आदि ऐसे क्वेश्चंस। न्यूटन और लाप्लास के बीच में किस तरह का कन्वर्सेशन है, न्यूटन ने क्या कहा, लाप्लास ने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स पर बात करेंगे, मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। एक इसी जगह पर मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ, यांत्रिक तरंगे हो या विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऊर्जा, मोमेंटम इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, लेकिन द्रव्य को नहीं, लेकिन मॉस को नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू कि मतलब वेव इज़ मॉसलेस एनर्जी, वेव एनर्जी है लेकिन मॉसलेस है, ट्रांसपोर्ट करती है, मोमेंटम का करती है लेकिन मॉस का नहीं करती। द्रव्य वहीं रहता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस करते रहेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, दोलन तथा तरंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हैं, जो आ सकते हैं, उनका हम एक पूरा आपको क्वेश्चन शीट बना करके भेज देंगे, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, सरल सा चैप्टर था, एक क्वेश्चन बन सकता है। सो आप लोग इसे इसी में पढ़ लीजिएगा। कल से हम लोग अगले चैप्टर पे काम करना शुरू करेंगे। क्लास देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से आभार, बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।